सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इस लेक्चर में हम एक और टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द कार्बन रेडिकल्स। अब वी नो कि रेडिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होती है। दीज आर द ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और ये कार्बन रेडिकल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है एंड इनका जो नेचर जो होता है दैट इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। यानी कि ये पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जब भी हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इन कार्बन रेडिकल्स को डालते हैं तो यहाँ पे वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। दैट इज वाई इनका जो नेचर जो होता है दैट इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। और ये रिएक्टिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये जो कार्बन रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे होते हैं किसी भी चेन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। और अगर हम इनके जनरेशन की बात करें, इन कार्बन रेडिकल्स को जनरेट कैसे किया जाता है। अब इन कार्बन रेडिकल्स को हम दो तरीकों से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज द फिजिकल मेथड एंड अनदर मेथड इज द केमिकल मेथड। यानी हम केमिकल्स का यूज करके भी इन कार्बन रेडिकल्स या किसी भी रेडिकल को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड में हम जनरली लाइट और हीट का यूज करते हैं इन कार्बन रेडिकल्स को जनरेट करने के लिए। और अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो केमिकल मेथड्स में हम मेनली केमिकल रिएजेंट्स का यूज करते हैं सच एज हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हमारे पास होते हैं। इन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की मदद से हम इन रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस केमिकल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में हमारे पास जनरली बेंजोल पेरोक्साइड हमारे पास होता है या हम एजो कंपाउंड्स का भी यूज कर सकते हैं इन कार्बन रेडिकल्स को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेट्स सपोज कि हम इस मॉलिक्यूल को एक्सपोज कर रहे हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब ये मॉलिक्यूल एक्सपोज यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इनके बीच में होगा जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पे इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को यहाँ पे मिलेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले एटम को यहाँ पे मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पे दो रेडिकल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इन रेडिकल्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली प्लेनर से पैरामेडल के बीच में इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी कि इनका स्ट्रक्चर मोस्टली या तो प्लेनर होगा या तो इनका स्ट्रक्चर मोस्टली यहाँ पे पैरामेडल स्ट्रक्चर इनका होगा। अब अगर हम प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिथाइल रेडिकल यहाँ पे है, ये मिथाइल रेडिकल जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द प्लेनर स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हम पैरामेडल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमारे पास ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल यहाँ पे होगा तो ये ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल जो है, इस ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल में जो इसकी जो जियोमेट्री जो होगी दैट इज द पैरामेडल जियोमेट्री। और सिमिलरली अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल की बात करें तो उसकी भी जियोमेट्री जो है वो पैरामेडल जियोमेट्री होती है। सिमिलरली अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें और सॉरी अगर हम अल्कल फ्री रेडिकल की बात करें तो इस अल्कल फ्री रेडिकल की जियोमेट्री जो है वो भी पैरामेडल जियोमेट्री होती है। और अगर हम एक वीनाइल रेडिकल की यहाँ पे बात करें तो वीनाइल रेडिकल की जियोमेट्री जो होती है दैट इज द बेंड जियोमेट्री। सो वी कैन से कि इनकी जियोमेट्री जो है वो प्लेनर से पैरामेडल के बीच में ही अक्सर पाई जाती है। और इनकी जो जियोमेट्री जो होती है ये डायरेक्टली इफेक्ट होती है बाय सबस्टिट्यूएंट। यानी जब भी कोई रेडिकल किसी भी सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होता है तो इस सबस्टिट्यूएंट के अटैच होने की वजह से इन रेडिकल्स की जियोमेट्री जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर अटैच होंगे किसी भी रेडिकल के साथ सच एज हमारे पास फ्लोरीन है या हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास नाइट्रोजन है, जब भी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी भी रेडिकल के साथ अटैच होंगे तो इस टाइम पे रेडिकल्स की जो जियोमेट्री जो होती है दैट इज पैरामेडल जियोमेट्री। इस टाइम पे इनकी जो जियोमेट्री जो होती है दैट इज पैरामेडल जियोमेट्री। सो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात।
अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें, तो इन रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। यानी कि रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रिलेटेड होती है। अब वी नो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एक रेडिकल कितनी जल्दी फॉर्म हो रहा है, और जितना एक रेडिकल जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतनी ही उस रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो उतनी कम होती है। सो वी कैन से कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है स्टेबिलिटी के साथ। यानी कि जितना ज्यादा एक रेडिकल कम स्टेबल होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी एक कंपाउंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतना ही एक रेडिकल जो फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम अल्कल फ्री रेडिकल्स की बात करें, अल्कल फ्री रेडिकल्स की अगर हम स्टेबिलिटी, अगर अगर हम अल्कल फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे देखें, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसको हम हाइपर कंजुगेशन से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब वी नो कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड्स कन्वर्ट होते हैं पाई बॉन्ड्स में। अब जितने सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे पाई बॉन्ड्स में फॉर्म होंगे उतनी ही ज्यादा इन रेडिकल्स की जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर हम 3 डिग्री रेडिकल की बात करें, तो 3 डिग्री रेडिकल में हमारे पास 10 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और अगर हम 2 डिग्री रेडिकल्स की बात करें तो यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। और 1 डिग्री रेडिकल में यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सो वी कैन से कि हाइपर कंजुगेशन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी के। यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एक रेडिकल के ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी होगी। और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट करती है, वो ऑल्सो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स पे भी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज हमारे पास CN होगा या कार्बोनिल हमारे पास होगा या NO2 ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप होगा, मिथॉक्सी ग्रुप या डाइमिथाइल एमाइनो ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज CN, CO, NO2 या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मिथॉक्सी और डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप जब भी किसी भी रेडिकल के साथ अटैच होंगे, यानी किसी भी रेडिकल के साथ जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसके साथ अटैच होंगे, तो इस केस में रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये यहाँ पे इंक्रीज क्यों होती है, इसको हम इस इफेक्ट को हम कोडैप्टिव, इस इफेक्ट को हम कोडैप्टिव इफेक्ट यहाँ पे कहते हैं, और समटाइम्स हम इसे पुश एंड पुल इफेक्ट भी यहाँ पे कहते हैं। सो कोडैप्टिव इफेक्ट की वजह से या पुश एंड पुल इफेक्ट की वजह से इन रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे हम कोडैप्टिव इफेक्ट या पुश एंड पुल इफेक्ट को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर हम कार्बन रेडिकल्स की, अगर हम इन कार्बन रेडिकल्स की बात करें तो यह जनरली दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द लॉन्ग लिव्ड रेडिकल्स, लॉन्ग लिव्ड रेडिकल्स जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। अब इन रेडिकल्स को हम परसिस्टेंट रेडिकल्स भी यहाँ पे कहते हैं। और एक टाइप, दूसरी टाइप की जो कैटेगरी जो इन रेडिकल्स की होती है दैट इज शॉर्ट लिव्ड रेडिकल्स, शॉर्ट लिव्ड रेडिकल्स। अब ये शॉर्ट लिव्ड रेडिकल्स जो है ये काफी, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कल फ्री रेडिकल्स की बात करें तो अल्कल फ्री रेडिकल्स जो है इनका लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। यानी कि ये जब फॉर्म होते हैं या तो ये दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होके एक नई चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और खुद यहाँ पे एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। और एक और टाइप का जो रेडिकल होता है दैट इज द परसिस्टेंट रेडिकल्स जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। और अगर हम कुछ रिएक्शंस की बात करें, अगर हम इन फ्री रेडिकल्स की कुछ रिएक्शंस की बात करें, तो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट इज द
रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है ये एक टाइप की टर्मिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें रेडिकल्स जो है वो टर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है और एक दूसरा मिथाइल रेडिकल है, ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे एक इथेन की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये जो रेडिकल्स जो है ये यहाँ पे इन रेडिकल्स की यहाँ पे डिकम्पोजिशन यहाँ पे होगी। या इस रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ साथ एक नया रेडिकल यहाँ पे फॉर्म करेगा। ये नया रेडिकल जो है होगा, ये नया रेडिकल यहाँ पे एक और चेन रिएक्शन को यहाँ पे इनिशिएट करेगा। और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन इनमें हम स्टडी करते हैं दैट इज decomposition रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रेडिकल जो है वो यहाँ पे डिकम्पोज होता है और एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम इन रेडिकल्स में स्टडी करते हैं दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है इसको हम काफी दफा पढ़ते हैं जब हम इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मेनली क्या होता है, बेसिकली इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक जो ऑनगोइंग जो चेन रिएक्शन हो रही है इसमें जो प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रिएक्शन की ऑनगोइंग चेन रिएक्शन की जो यहाँ पे है वो टर्मिनेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास CH3 CH CH2 CH3 हमारे पास एक ब्यूटेन रेडिकल यहाँ पे है, इस ब्यूटेन रेडिकल में यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी और जिसकी वजह से एक एल्केन एज वेल एज एन एल्कीन की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और वी कैन से ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास होती है। और एक और रिएक्शन हमारे पास होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो रेडिकल्स जो होंगे, ये दो रेडिकल्स आपस में यहाँ पे रिएक्ट करके एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे दो रेडिकल्स जो है वो यहाँ पे आपस में रिएक्ट करके एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। और ये कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, इन कार्बन फ्री रेडिकल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती है जिनमें इन कार्बन फ्री रेडिकल्स जो है ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहाँ पे स्टडी करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में हमने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स हमारे पास होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन रेडिकल्स।